1977 में समंदर के अंदर दो बहुत अजीब आवाजें रिकॉर्ड हुई। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम जबकि एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा था। इनको अमेरिका के एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के रडार ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही सेम आवाजें 5000 किलोमीटर दूर दूसरे रडार्स में भी रिकॉर्ड हुई। कैलकुलेशंस के बाद इन आवाजों की लोकेशन का अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि ये साउथ पैसिफिक ओशन के एक इंतहाई रिमोट एरिया में समंदर के अंदर जनरेट हुई थी। उस वक्त इन आवाजों को ब्लूप का नाम दिया गया और इन पर रिसर्च शुरू कर दी गई कि आखिर ये खौफनाक आवाजें किस चीज की थी। जाहिरी तौर पे ये आवाजें किसी बहुत बड़ी चीज की होनी चाहिए थी, लेकिन समंदर के इस हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कई सालों तक यही समझा जाने लगा कि समंदर के इस हिस्से के नीचे कोई बहुत बड़ा देव क्रिएचर रहता है, लेकिन 2012 के बाद नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना स्टांस बदल कर कहा कि 1977 में रिकॉर्ड होने वाली आवाजें ग्लेशियल मूवमेंट यानी ग्लेशियर्स के हिलने की वजह से जनरेट हुई थी। पर सच्चाई क्या है इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया। पर जिस पॉइंट पे ये आवाज रिकॉर्ड हुई थी वहाँ आज एक बहुत ही अनोखा काम किया जाता है। साउथ पैसिफिक ओशन के ठीक इस पॉइंट पर समंदर का वो हिस्सा मौजूद है जिसकी चारों साइड्स पर हजारों मील तक जमीन का कोई भी हिस्सा नहीं है। इसको ओशियानिक पोल के साथ साथ पॉइंट नीमो भी कहते हैं। यहाँ से जमीन का करीबी टुकड़ा तकरीबन 2688 किलोमीटर दूर है और ये करीबी टुकड़ा भी किसी काम का नहीं, क्योंकि ये साउथ पोल यानी एंटार्क्टिका है। पॉइंट नीमो से करीबी आबादी वाला लैंड मास चिली का साहिली हिस्सा है जो 3334 किलोमीटर, जबकि दूसरी साइड पे न्यूजीलैंड है जो 4700 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि पॉइंट नीमो को दुनिया का सबसे वीरान और बयाबान हिस्सा तस्वुर किया जाता है। इतना वीरान कि यहाँ सबसे करीबी ह्यूमंस जमीन पे नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो दिन में एक या कभी दो मर्तबा पॉइंट नीमो के 400 किलोमीटर ऊपर से गुजरता है। दुनिया से कटे रहने के बावजूद भी पॉइंट नीमो बेमकसद नहीं है। समंदर के इस हिस्से के नीचे इंसानों की वो इन्वेंशंस दबी हैं जिसके लिए कभी पैसा दरिया की तरह बहाया जाता था। जी हाँ, पॉइंट नीमो कब्रिस्तान है टूटी हुई सैटेलाइट्स, स्पेस क्राफ्ट्स और रॉकेट्स के टुकड़ों का। पर सवाल ये उठता है कि पॉइंट नीमो डिस्कवर होने से पहले सैटेलाइट्स को कहाँ गिराया जाता था, इनको गिराने की जरूरत ही क्यों पेश आती है, और सबसे बढ़कर सैटेलाइट्स को ठीक पॉइंट नीमो तक लाया कैसे जाता है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पॉइंट नीमो साउथ पैसिफिक ओशन में 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया भी फिट आ सकता है, और उसके बावजूद भी इतनी जगह बच जाएगी कि इजिप्ट जैसी 5 कंट्रीज फिट आ सकें। पर इन 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में इंसानों की कोई आबादी नहीं बसती। इंसान तो इंसान, यहाँ पानी के नीचे भी बहुत सारे सी क्रिएचर्स जिंदा नहीं रह सकते। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ की कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग हैं, जिसमें सी लाइफ के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। पॉइंट नीमो साउथ पैसिफिक ओशन के एक बहुत ही रिमोट और डीप एरिया में लोकेटेड है, जहाँ पानी का टेम्परेचर ठंडा होता है और न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर। पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह पर है जहाँ ओशियानिक करंट्स की वजह से यानी पानी के तेज बहाव की वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ये पानी ओशन के इस हिस्से में गोल गोल घूमता रहता है, यानी पैसिफिक ओशन के दूसरे हिस्सों का पानी यहाँ सही से फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और जहाँ भी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं वहाँ प्लैंकटन और दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कम होते हैं, जो फूड चेन का बायस बनते हैं। इस एरिया में ओशन की गहराई लगभग 3700 मीटर या फिर 12100 फीट है। इतनी गहराई तक सनलाइट का पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती। यानी कोई सी लाइफ होती भी है तो वो डीप सी ऑर्गेनिजम्स जैसे स्क्विड्स, बायोलुमिनेसेंट फिश और दूसरे डीप सी क्रिएचर्स हो सकते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। 1992 में पहली बार एक कैनेडियन इंजीनियर ने पॉइंट नीमो को मुख्तलिफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके डिस्कवर किया। ये जगह इतनी रिमोट है कि जिसने इस पॉइंट को डिस्कवर किया आज तक वो खुद भी यहाँ नहीं गया।
9 सालों के बाद 2001 में पहली बार इसको रशियन स्पेस एजेंसी की तरफ से इस्तेमाल किया गया। क्योंकि पॉइंट नीमो ओशन का वो हिस्सा है जो इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, यानी इसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। इसी वजह से दुनिया की मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज को यहाँ अपने स्पेस ऑब्जेक्ट्स गिराने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। 23 मार्च 2001 रशियन स्पेस स्टेशन मीर को लॉन्च हुए 15 साल गुजर चुके थे और अब वो इस काबिल नहीं था कि ज्यादा अरसे तक मिशन पे रहे। तभी रशियन स्पेस एजेंसी ने उसको डी ऑर्बिट करके यानी अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर पॉइंट नीमो में गिरा दिया। मीर के बाद दूसरी स्पेस एजेंसीज को भी ये जगह काफी मुनासिब लगी और अब वो भी इसको स्पेस क्राफ्ट डंपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले 23 सालों में ये कब्रिस्तान बढ़ता गया और आज पॉइंट नीमो के नीचे 260 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट्स का मलबा मौजूद है और अनकरीब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी पॉइंट नीमो पर दफन होने वाला है, क्योंकि नासा के मुताबिक ISS की लाइफ 2030 तक है। उससे पहले इसको डी कमीशन कर दिया जाएगा। सैटेलाइट्स या स्पेस क्राफ्ट्स को बहुत ही प्रिसाइज अंदाज में बारीकी से बनाया जाता है। करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी ये हमेशा रहने के लिए नहीं बनते। जैसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट बनाते वक्त ही लिख दी जाती है, ऐसे ही स्पेस में घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स की भी एक एक्सपायरी डेट होती है और उस एक्सपायरी डेट के बाद उनको वॉलंटरीली क्रैश करना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा ना किया गया तो स्पेस क्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर कभी भी ऑर्बिट से निकलकर जमीन पे अनकंट्रोल्ड तरीके से गिर सकता है। 1978 में कॉस्मोस 954 जो एक सोवियत सैटेलाइट थी, उसमें कोई मसला हुआ और उसका कांटेक्ट बेस स्टेशन से टूट गया। अब वो सैटेलाइट बेकाबू होकर कुछ वक्त तक अपने ऑर्बिट में रही, लेकिन आखिरकार कई महीनों के बाद वो ऑर्बिट से निकलकर जमीन की तरफ बढ़ने लगी। जिस चीज का डर था वही हुआ। उसने अर्थ में अनकंट्रोल्ड एंट्री की, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसका आउट ऑफ कंट्रोल होना नहीं बल्कि इसमें मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर था, जिसकी वजह से इस सैटेलाइट को पावर मिलती थी। ये सैटेलाइट तो आसमान में ही जलकर राख हो गई, लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे नॉर्थ कनाडा में फैल गया। उसके बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की तलाश और उसकी सफाई था। ये अपनी तर्ज का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसको ऑपरेशन मॉर्निंग लाइट का नाम दिया गया। खुशकिस्मती से इसमें किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के बाद सैटेलाइट्स को न्यूक्लियर के जरिए चलाने के नुकसान की एक झलक दुनिया ने देख ली। इसके अलावा 1997 में ओक्लाहोमा से ताल्लुक रखने वाली लोटी विलियम्स पार्क में वॉक कर रही थी कि अचानक उनके कंधे पर कोई चीज आकर गिरी। मालूम पड़ा कि ये डेल्टा 2 रॉकेट का एक टुकड़ा है जो मीलों दूर एटमॉस्फेयर में दाखिल होते वक्त बिखर गया था। लोटी विलियम्स को इस हादसे में कोई चोट नहीं लगी, लेकिन इस हादसे ने सबकी आंखें खोल दी। ऐसे वाकयात फ्यूचर में पेश ना आए, इसी वजह से स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ओशन के वीरान हिस्सों के ऊपर ही गिराया जाता है। जब तक पॉइंट नीमो डिस्कवर नहीं हुआ था, इससे पहले भी ये काम पैसिफिक ओशन या फिर जमीन के रिमोट एरियाज में किया जाता था। जब भी कोई सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट क्रैश करना हो तो उसमें लगे थ्रस्टर्स की मदद से पहले उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। ऑर्बिट से निकालने के बाद भी वो अगले कई महीनों तक अर्थ के गिर्द घूमता रहता है, पर आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन से करीब भी होता जाता है। थ्रस्टर्स कब, कहां, किस वक्त और किस पोजीशन में एक्टिवेट करने हैं, ये काम बहुत बारीकी से इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले दोबारा थ्रस्टर्स को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे उसकी डायरेक्शन पॉइंट नीमो की तरफ की जाती है। याद रहे कि स्पेस में क्योंकि हवा नहीं है, प्रेशर नहीं है, इसी वजह से वहाँ किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती। सैटेलाइट्स जो अपने ऑर्बिट में हैं, वो बगैर पावर के अगले कई महीनों तक अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ती। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, नॉर्मली 15,000 किलोमीटर पर आवर, और जब इसी स्पीड से वो एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उनका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और वो एक फायर बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये टेम्परेचर उनमें लगे मेटल को गलाकर राख कर देता है और ज्यादातर केसेस में मलबा गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ मलबा जमीन पर भी आ गिरता है, जो अगर आबादी के ऊपर गिरे तो भारी नुकसान भी कर सकता है।
यही वजह है कि इनको पॉइंट नीमो के 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर टारगेट करके इंसानों को इसके नुकसान से महफूज रखा जाता है। बात की जाए नाम की तो नीमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नो वन, क्योंकि यहाँ ना इंसान रहते हैं ना समंदरी मखलूक, और ये लोकेशन भी कुछ ऐसी है कि यहाँ से शिप्स का गुजर भी नहीं होता। वेसल्स ऐसी लोकेशंस को अवॉइड करती हैं जहाँ प्रॉब्लम की सूरत में मदद आना मुश्किल हो। अगर आप पॉइंट नीमो में कभी फंस जाएं तो यहाँ शिप के जरिए मदद आने में 2 हफ्ते लग जाएंगे, और 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल करने वाले हेलीकॉप्टर्स पूरी दुनिया में सिर्फ गिने चुने ही हैं, जिसमें स्कोर्स्की S-92, एगुस्टा वेस्टलैंड AW101 और लॉकहीड मार्टिन VH-71 शामिल हैं। और उनकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस बिना रिफ्यूलिंग के तय कर सकें, और अगर कर भी लिया तो वापसी का फ्यूल नहीं बचेगा। पॉइंट नीमो तक पहुंचना और वहां अंडर वाटर रिसर्च करना साइंटिफिक कम्युनिटी का एक ख्वाब है। हो सकता है आने वाले वक्त में यहाँ रिसर्च हो और 1977 में आने वाली आवाजों के राज बेनकाब हो सकें। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।